नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है संविधान की डिटेल सीरीज। इस सीरीज में हम संविधान के एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से सिंपल और सरल लैंग्वेज में यहां पर कवर कर रहे हैं। ये हमारी संविधान की 22वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी संविधान की डिटेल क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केंद्र राज्य संबंध का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हमने दोनों के बीच जो विधायी संबंध हैं उनको कवर किया था, यानी किस किन विषयों पर कौन कानून बनाता है, कौन सी है 7वीं अनुसूची, क्या क्या होती है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, क्या क्या इनके प्रमुख विषय हैं, उन सबको हमने लास्ट वीडियो में देखा। ठीक है, आज के वीडियो में हम केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करेंगे। यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रशासनिक संबंधों को लेकर के किस किस कंडीशन में किस किस सरकार का अधिकार बढ़ता है, किसको किस प्रकार शक्तियां मिलती हैं एक दूसरे के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रशासन को संबंधित जो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न आयोग बने हैं, विभिन्न समितियां बनी हैं, चाहे आपका सरकारिया आयोग हो, प्रशासनिक सुधार आयोग हो, इसके अलावा पुंछी आयोग हो, कब बने, कब रिपोर्ट दी, क्या क्या सिफारिशें दी, उन सबको आज के वीडियो में देखेंगे। और साथ में अंतरराज्य परिषद के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्या उसकी संरचना होती है, कब, क्यों और किस लिए उसे बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, संविधान के जो प्रशासनिक संबंध हैं जहां पर बताए गए हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, ये बताए गए हैं भाग 11 में और अध्याय 2 में आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। उनमें से जो भाग 11 है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। जो भाग 11 है इसमें 2 अध्याय हैं, एक है अध्याय 1 और एक अध्याय 2। अध्याय 1 विधायी शक्तियों से संबंधित था, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। तो विधायी हमने देख लिया, आज हम प्रशासनिक को यहां पर देखेंगे। प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। विधायी के मामले में तो दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया, कुछ विषय केंद्र को दे दिए, कुछ राज्य को दे दिए, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों की बात करें, इस मामले में केंद्र सरकार जो होती है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संघीय कार्यपालिका का और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई कानून किसी विषय पर कानून केंद्र ने बनाया है तो उसको फॉलो करवाना, उसके ऊपर नियंत्रण किसका होगा? केंद्र का होगा, केंद्र के कार्यपालिका का होगा। ठीक है, केंद्र के अधिकारियों का होगा, और वही बात यहां पर कही गई है। ठीक है, केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक संबंध, तो किस किस स्थिति में, किन किन क्षेत्रों में इनके प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, अब सीक्वेंस वाइज उनको देखेंगे, और आपातकाल में कैसे संबंध हो जाते हैं उनको देखेंगे। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं, संविधान को लेकर अब आपसे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आपसे कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपसे सही गलत बताने के लिए आते हैं, आपसे मैच कराने को आते हैं कि इनमें से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिटेल में पता होगा, एक एक चीज को आपने रटा ना हो, उसको अच्छे से समझा हो। तो हम यहां पर समझते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार समझ लिया, आपको कभी इनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए अब एक एक करके केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक संबंधों को यहां पर देखते हैं। सबसे पहला है सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध। जब नॉर्मल टाइम पीरियड चल रहा हो, कोई विशेष स्थिति नहीं है, कोई आपात स्थिति नहीं है, तब क्या होता है? सामान्य काल में कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। ये शक्तियां केंद्र और राज्यों के विधायी शक्तियों के समांतर होती हैं जब सामान्य काल चल रहा हो। इसके बाद हम आपातकाल का भी देखेंगे। सामान्य काल में जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका सामान्य बंटवारा किया जाता है। ये जो सामान्य बंटवारा है, इसमें केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों के ये पैरेलल होती हैं, यानी जिन विषयों पर कानून केंद्र बनाएगा वो केंद्र के अधिकार में, जिन पर राज्य बनाए वो राज्य के अधिकार में, जैसा हमने ऊपर देखा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य बंटवारा बस यही है कि कानूनी शक्तियों के बराबर है। दूसरा है राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। केंद्र को अधिकार है, वो राज्यों को निर्देश दे सकता है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 365।
365 क्या कहता है? 365 कहता है यदि किन्हीं निर्देशों का या निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि अब उस राज्य में संविधान का पालन करना मुश्किल है। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा मान लिया जाता है और केंद्र सरकार सिफारिश कर सकती है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया जाए। सिंपल सी बात, अगर किसी राज्य ने केंद्र के किसी आदेश का, किसी निर्देश का पालन नहीं किया तो वहां पर इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत ही लगेगा, लेकिन जो रूल है कि अगर फॉलो नहीं किया तो यह आर्टिकल इस आर्टिकल को एक्टिवेट कर देगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने संबंधी, वो है आर्टिकल 256। इसके तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, देखिए, एक है 256 और एक 257। 256 कहता है कोई भी राज्य अपने कानूनों का, अपनी कार्यपालिका का यानी अपने प्रशासन का इस्तेमाल इस तरीके से करेगा कि उसके राज्य के अंदर केंद्र का अगर कोई कानून है उसका पालन किया जा सके। ठीक है, कोई उसको रोकने की कोशिश वहां पर ना करे, यह कहता है आर्टिकल 256। और आर्टिकल 257 कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि केंद्र की शक्तियों पर बाधक ना बने। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों लगभग समान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कानूनों के बारे में बताता है, ये केंद्र की सभी शक्तियों के बारे में बताता है कि उनको ना रोके अपनी शक्ति का प्रयोग करके। सीधा क्वेश्चन आएगा, किस आर्टिकल में यह बात कही गई है कि राज्य की कार्यपालिका केंद्र के कानून को, उसकी विधियों को राज्य में नहीं रोक सकता? 256। कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में बंधक नहीं हो सकती? आर्टिकल 257। ठीक है, काफी नए नए आर्टिकल्स भी पूछे जाने लगे हैं, ये आपके उन्हीं में है, 256 और 257। हमने यहां पर डिटेल में इनको समझा। अब जो ये 257 है इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, अब उनको देख लेते हैं। पहला है 257 का पहला पार्ट, यह कहता है किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग की छूट देता है। यानी 257 तो कह रहा है कि केंद्र की जो कार्यपालिका है, केंद्र का जो प्रशासन है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते राज्य, ना उसको रोक सकते हैं। 257 का एक पार्ट जो है वो केंद्र को अधिकार देता है कि वो राज्य में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये कहता है 257 का पहला पार्ट। 257 का दूसरा पार्ट कहता है कि केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे संचार साधनों के निर्माण रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिसे उस निर्देश में राष्ट्रीय महत्व का या सैनिक महत्व का बताया गया है। यानी किसी राज्य में कोई संचार साधन है निर्माण का या उनके रख रखाव का, तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि यह चीज राष्ट्रीय महत्व की है, सैन्य महत्व की है, इसका संरक्षण किया जाए। 257(2) में। ठीक है, तीसरा, इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को रेलों के संरक्षण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को रेल संरक्षण के लिए निर्देश देती है? आर्टिकल 257 का तीसरा पार्ट। आर्टिकल 257 का चौथा पार्ट, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। यह व्यवस्था करता है कि यदि केंद्र सरकार आर्टिकल 257(2) और 3 के तहत राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है और उसका अनुपालन करने में राज्य को अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है तो केंद्र सरकार उस अतिरिक्त खर्च का भुगतान करेगी। यानी अगर केंद्र ने कहा कि यह सैन्य महत्व का है संचार साधन कोई, या ये राष्ट्रीय महत्व का है, इसका संरक्षण कीजिए, हम आपको इतना पैसा देते हैं। यदि केंद्र ने कहा कि आप रेल का संरक्षण कीजिए, हम आपको इतना पैसा देते हैं, राज्य ने उस बात को माना और उसका संरक्षण करना या उसके ऊपर जो उसको निर्देश मिले उसका पालन किया। जितना पैसा मिला उसका पालन करने में अगर उससे ज्यादा खर्च हो गया तो वो भुगतान कौन करेगा? इस आर्टिकल के तहत केंद्र करेगा। ठीक है, तो ये था 257 का चौथा पार्ट। तो काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 4 इसके सब पार्ट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है कृतियों का आदान प्रदान, यानी अपनी प्रशासनिक शक्तियां कौन किसे दे सकता है, कैसे दे सकता है, उसको देखिए। कृतियों के आदान प्रदान से संबंधित है आर्टिकल 258। आर्टिकल 258 का पहला पार्ट कहता है राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से
उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां या कृत्य सौंप सकता है। यानी केंद्र का संघ सूची का अगर कोई विषय है, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यों को वो दे सकता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा कि अगर राष्ट्रपति को लगे कोई विशेष पावर राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को देनी चाहिए, वो दे सकता है। ठीक है, और यही काम संसद के द्वारा किया जाएगा 258(2) के माध्यम से। ठीक है, दोनों आर्टिकल लगभग एक ही हैं, वहां पर राष्ट्रपति देगा, यहां पर संसद के द्वारा दिया जाएगा। किसी विधि के तहत राज्य सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे कृत्य या शक्तियां सौंपी जा सकती हैं जो वो उचित समझे, चाहे वो विषय या शक्तियां राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे हो। यानी राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, संसद को लगता है कि इस राज्य को यह अधिकार देना चाहिए, वो कानून बनाकर दे सकती है। वो कहता है 258 का सेकंड पार्ट। और ऐसा करने के लिए संसद को राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि राष्ट्रपति अगर राज्यों को शक्तियां देता है या उसके अधिकारियों को कोई काम सौंपता है, क्योंकि अधिकारी तो राज्य के अधीन है, हम प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति राज्यों की अनुमति से देगा, लेकिन संसद चाहे बिना सहमति के दे सकती है। ठीक है, इसके बाद आती है अखिल भारतीय सेवाएं, कि इसके संबंध में क्या प्रशासनिक संबंध है दोनों में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार करती है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों के अधीन कार्य करते हैं। तो सिंपल सा, इनके चयन और प्रशिक्षण का काम केंद्र करेगा और ये सेवाएं दोनों को देते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के जब ये अधीन काम करते हैं तब इन पर नियंत्रण राज्य का होता है, लेकिन जो अंतिम नियंत्रण होता है वो केंद्र का ही होता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र ने ही इनका चयन किया है, केंद्र ने इनको ट्रेन किया है, दोनों के क्षेत्र में काम करते हैं। राज्य सरकारों में भी केंद्र के ही जो अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, वो सारे केंद्र से ही आए होते हैं। कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है। जब ये राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे होते हैं, तात्कालिक नियंत्रण इन पर राज्य सरकार का है, लेकिन अंतिम नियंत्रण इन पर केंद्र का है। 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। यह क्वेश्चन आता है, पहले भारत में 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, एक आपकी IAS और एक आपकी IPS। तीसरी अखिल भारतीय सेवा भारतीय वन सेवा है, जिसे 1966 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, वर्ष पूछा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। यानी राज्यसभा अगर अपने यहां पर नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करती है, तो इसके तहत नई सेवाएं सृजित की जा सकती हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें आपकी आती हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। ये तीनों भी पूछी जाती हैं कि कौन कौन वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद है अन्य संवैधानिक प्रावधान। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं प्रशासनिक, उनको लेकर के क्या है यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो राज्यों में जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और राष्ट्रपति की इच्छा पर ही वो अपना पद धारण करता है। राज्यपाल के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो प्रशासन को लेकर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नियुक्त तो राज्यपाल कर रहा है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसे? राज्य के निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य चुनाव आयोग होता है, राज्य चुनाव आयोग विधानसभा के चुनाव नहीं करवाता। राज्य चुनाव आयोग जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव, उनको करवाता है। तो राज्यों का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसे राज्यपाल बनाता है, लेकिन हटाता उसे राष्ट्रपति है। ठीक है, इसी प्रकार जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ये बहुत बार पेपर में आते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है और हटाता कौन है? तो नियुक्त राज्यपाल, हटाता राष्ट्रपति। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करने पर संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है।
मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा राज्य हैं, ऐसे हैं जो चाहते हैं 2 राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग बन जाए, ठीक है, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक ही लोक सेवा आयोग बन जाए, तो अपील कर सकते हैं और यूपीएससी फिर एक संयुक्त एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनता है, इसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए जब एक ही लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, उसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेंगे? ऐसा नहीं होगा कि उन राज्यों के राज्यपाल आपसी सहमति से करेंगे। सिंगल राज्य का लोक सेवा आयोग है तो नियुक्ति राज्यपाल, हटाएगा राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तब नियुक्ति राष्ट्रपति, हटाएगा भी राष्ट्रपति। यह वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपने देखा राज्य लोक सेवा आयोग पूछा, आपने सीधा टिक मार दिया राज्यपाल, और वहीं पर गलत हो जाएगा, साथ में संयुक्त भी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रावधान हैं, उनको देखते हैं। कुछ ऐसी सलाहकारी निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे निकायों का उल्लेख संविधान में नहीं होता, उनको संविधानेतर संस्थाएं बोला जाता है। इनमें क्या प्रावधान किया गया है कि किस पर किसका नियंत्रण होगा, कहां पर राज्य होंगे, कहां पर केंद्र होगा? देखिए, ज्यादातर जो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो दोनों के बीच संबंधों को लेकर है और संविधान में उल्लेख नहीं है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। जैसे नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार आपकी सारी ये संस्थाएं जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति केंद्र करती है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद, इसका गृह अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष देश का गृह मंत्री होता है। देखिए, 2 चीजें याद करना, एक है क्षेत्रीय परिषद और एक है अंतर्राज्यीय परिषद, दोनों में अंतर है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ विशेष सम्मेलन भी बुलाए जाते हैं, जैसे राज्यपालों का सम्मेलन, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, सचिवों का सम्मेलन। इन सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करेगा? इनकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यपालों का सम्मेलन होगा तो अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा, मुख्यमंत्रियों का होगा तो पीएम करेंगे, गृह मंत्रियों का होगा तो गृह मंत्री करेंगे, सचिवों का होगा तो कैबिनेट सचिव करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वरिष्ठ राज्यपाल ऑप्शन में दिया जाएगा, उसको टिक नहीं करेंगे। उसी राज्य का राज्यपाल जिस राज्य में हो रहा है सम्मेलन, उसको भी टिक नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इनकी शक्तियों को देखा सामान्य काल में। अब आपातकाल में क्या प्रशासनिक संबंध होते हैं, उनको देखते हैं। हमने सामान्य काल में देखा, हमने कौन कौन से निर्देश किस किस आर्टिकल में निर्देश दिए जा सकते हैं, 257 को हमने डिटेल में देखा, 256 को देखा। इसके अलावा हमने सारे जो प्रावधान थे केंद्र और राज्य के संबंधों को, उनको कवर किया। अब आपातकाल में क्या प्रशासनिक संबंध होते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है आर्टिकल 352, यानी अगर ये वाला आपातकाल लागू है, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तब क्या होता है? इस अनुच्छेद के तहत उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है। अगर देश में राष्ट्रीय आपात घोषित है तो केंद्र को अधिकार है किसी भी विषय पर वो राज्य को निर्देश दे सकती है, और ऐसे में राज्य सरकार के लिए जरूरी है कि वो केंद्र के हर निर्देश का पालन करे। यह होता है 352 जब इंप्लीमेंट यहां पर हो जाता है। दूसरा आपातकाल है 356। इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है तो उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाएगी और पूरा प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाएंगी। राष्ट्रीय आपात में बर्खास्त नहीं हो रही है। राष्ट्रीय आपात में कहा गया है जब 352 लगेगा कि केंद्र की हर बात मानेगा राज्य। जब राष्ट्रपति शासन लगता है, जब 356 लगता है, सरकार बर्खास्त हो जाती है और पूरा प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, ठीक है। फिर है 360, तीसरा आपातकाल। जब 360 लगता है, यानी वित्तीय इमरजेंसी लगती है, फाइनेंशियल आपातकाल लगता है, इसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का निर्देश देता है, जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। अपने अधिकारियों की, अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का आदेश दिया जाता है जब तीसरा वाला आपातकाल लगता है, ठीक है। तो ये हमने आपातकाल के दौरान क्या क्या संबंध होते हैं उनको यहां पर देखा।
अब केंद्र और राज्यों पर जो संबंधित यहां पर समितियां बनाई गई हैं, आयोग बनाए गए हैं, अब हम यहां पर उनको देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग को लेकर के, सरकारिया आयोग को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग और सीतलवाड़ समिति के बारे में। देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें, इसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहा जाता है। इसका गठन 1966 में किया गया था। सीधा क्वेश्चन आता है, प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1966। जो दूसरा प्रशासनिक आयोग बना था वो 2005 में बना था, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई को बनाया गया था 1966 में। लेकिन हुआ ये 1967 में जो मोरारजी देसाई थे, देश के उप प्रधानमंत्री बन गए, और इनके उप प्रधानमंत्री बनने के बाद 1967 में के हनुमंथैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शुरुआत में मोरारजी देसाई और बाद में के हनुमंथैया इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी थी। क्या क्या इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं उनको देखते हैं। पहले इसके साथ ये सीतलवाड़ समिति हमने यहां पर क्यों लिखी है? देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग बना था और इसी सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। वो समिति सीतलवाड़ समिति थी। इसीलिए कुछ जगहों पर इसी समिति को प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहा गया है। तो ये अलग है, लेकिन दोनों का काम समान था। ये भी केंद्र राज्य संबंधों के लिए बना था, इसने एक समिति बना दी सिफारिशें करने के लिए। ठीक है, तो दोनों को बोला जाता है प्रशासनिक सुधार आयोग। अब इसने क्या क्या सिफारिशें करी उनको देखिए, कई बार पूछ लेता है। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसने 263 के तहत अंतरराज्य परिषद के गठन के बारे में बात करी थी कि इसका गठन किया जाना चाहिए। हम हर बार पढ़ते हैं कि सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्य परिषद बनाई गई। सरकारिया आयोग से पहले भी जो आयोग बने थे उन्होंने भी इसकी सिफारिशें करी थी। ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक सुधार आयोग हो, चाहे वो राजमन्नार आयोग हो। तो पहली सिफारिश थी, इसने भी करी थी। ठीक है, कि अंतरराज्य परिषद बननी चाहिए। दूसरा, राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब राज्य सरकार उसके लिए अनुरोध किया हो, यानी राज्यों की जब तक सहमति ना हो राज्यों में केंद्रीय बल न भेजे जाएं, यह कहा था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तीसरा, राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनके पास सार्वजनिक जीवन या प्रशासन का लंबा अनुभव हो। क्वेश्चन आएगा, किस समिति ने, किस आयोग ने सिफारिश करी थी कि राज्यपाल किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाना चाहिए? तब आप कहेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख आयोग है, समिति है, वो है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति 1969 में बनी। इसे तमिलनाडु की सरकार ने बनाया था। ठीक है, राजमन्नार समिति किस राज्य सरकार ने गठित करी थी? तमिलनाडु। और इसका काम भी वही था, केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में यहां पर समीक्षा करना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे, इसीलिए इसे राजमन्नार समिति कहा गया। गठन 69 में हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 1971 में यहां पर दी थी। इसकी सिफारिशें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसे किसने बनाया है? राज्य ने बनाया है। इसकी सिफारिशें राज्य के दृष्टिकोण से यहां पर आई थी। क्या क्या सिफारिशें हैं देखिए। पहली सिफारिश है कि 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जाए और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसे राज्यों को दिया जाए। अब ध्यान कीजिए, हमने पढ़ा था कि अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसको प्राप्त हैं? केंद्र को प्राप्त हैं। अवशिष्ट शक्तियां यानी जो विषय, जो पावर्स, 3 हमारी जो सूचियां हैं संघ, राज्य, संवर्ती, उसमें शामिल नहीं है, बाकी सब आपकी अवशिष्ट शक्तियां मानी जाएंगी। और किसको प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है। तो राजमन्नार समिति ने कहा कि केंद्र को नहीं, इसे राज्यों को दिया जाए। सीधा क्वेश्चन आएगा, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपे जाने की सिफारिश किसने करी थी? राजमन्नार समिति ने करी थी। किसने बनाया था? तमिलनाडु ने बनाया था। ठीक है, दूसरी सिफारिश इसने भी करी थी कि अंतरराज्य परिषद यहां पर बनाई जाए। ठीक है, तो दोनों ने यहां पर करी थी शुरुआती आयोग ने। तीसरा, इसने कहा अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर देना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के कि किस समिति ने, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश करी थी, वो थी राजमन्नार समिति। अब जैसा मैंने कहा, इसका गठन एक राज्य ने किया है, तमिलनाडु ने किया है, तो ये राज्य की दृष्टि से सिफारिशें देगा। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा कि अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है।
तो केंद्र इन अधिकारियों के माध्यम से पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखता है। इसीलिए सिफारिश की गई कि इनको समाप्त कर देना चाहिए या फिर राज्यों को कुछ अधिकार इसमें देने चाहिए। चौथा, इसने सिफारिश करी वित्त आयोग को परमानेंट बना दिया जाए। जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग हर 5 साल में नहीं बनता, वो रेगुलर चलने वाली संस्था है। ऐसे ही वित्त आयोग को बना दिया जाए कि आप हर 5 साल में ना बनाएं, वित्त आयोग एक प्रॉपर बना दिया जाए। जैसा नीति आयोग है, हर 5 साल में या 10 साल में नहीं बनता, एक बार बना है लगातार चलता रहता है। तो वित्त आयोग को स्थायी बनाने की सिफारिश भी इसने करी थी। और तीसरा, राष्ट्रपति शासन से जो उपबंध जुड़े हुए हैं 356, 357 और 365। और 365 क्या है? अभी हमने ऊपर देखा कि अगर कोई राज्य केंद्र का कोई निर्देश ना माने तो 356 वहां एक्टिवेट किया जा सकता है। इनको समाप्त करने की सिफारिश करती है राजमन्नार समिति। सिफारिशों को देखकर आप इजीली बता देंगे जो सिफारिश राज्यों के फेवर में है, राज्यों की दृष्टिकोण से करी गई है, तो इस समिति का गठन भी किसने किया होगा? राज्य ने किया होगा। तो राजमन्नार, अब आपको याद रहेंगे कि इसे तमिलनाडु ने बनाया था, भारत सरकार ने नहीं बनाया था। इनकी जो सिफारिशें हैं वो सारी राज्यों के दृष्टिकोण से थी। सरकारिया आयोग हो, प्रशासनिक सुधार आयोग हो, वो सारे केंद्र स्तर से आए थे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। सीधा क्वेश्चन आएगा, इन अनुच्छेदों को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी? आप कहेंगे राजमन्नार। इसी बीच जब ये विभिन्न आयोग बनाए जा रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव आता है जिसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव 1977 में आया। क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आपको यहां पर पता चल जाएगा। अकाली दल ने केंद्र से जुड़े संबंधों पर एक प्रस्ताव पारित किया और उसी प्रस्ताव को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा गया। इसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए थे, कुछ सिफारिशें दी गई थी। इन्हीं प्रस्तावों की मांग पर ही सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। यानी जो मांगे इसमें की गई थी, इस प्रस्ताव में करी गई थी, इसी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए और केंद्र राज्य संबंधों पर अच्छे से जांच के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे सरकारिया आयोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्ताव महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर बना है। ठीक है, सरकारिया आयोग। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आयोग पर, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। बहुत बार पेपर में आया है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? आप कहेंगे केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। इसका गठन जून 1983 में किया गया। इसके अध्यक्ष RS सरकारिया यानी रणजीत सिंह सरकारिया थे, इसीलिए इसे सरकारिया आयोग कहते हैं। सरकार ने बनाया इसलिए सरकारिया आयोग नहीं कहते। नाम क्या है अध्यक्ष का? रणजीत सिंह सरकारिया। इसमें अन्य सदस्य भी थे जिसमें बी शिवरामन और SR सेन थे। क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण आयोग है इसीलिए आपको इसके सदस्यों के नाम भी पता होने चाहिए। सरकारिया आयोग एक 3 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष सरकारिया है, शिवरामन और SR सेन इसमें सदस्य हैं। इसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 में दी थी। तो गठन जून 83, रिपोर्ट जनवरी 88। इसने कुछ सिफारिशें दी, अब उनको देखिए। इसने सिफारिश दी कि देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। राज्य मांग कर रहे थे, लगातार सारे राज्य मांग कर रहे थे कि केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी शक्तियों को कम किया जाए और राज्यों को मजबूत करे। सरकारिया आयोग ने उस बात को खारिज कर दिया और कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है कि केंद्र मजबूत यहां पर रहे। तो ये किसने कहा? सरकारिया आयोग ने। इसने भी केंद्र में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने की मांग करी और फाइनली इसको माना गया। अभी तक नहीं माना जा रहा था। 1988 में इसने सिफारिश करी। 1990 में सरकारिया आयोग की बहुत सारी सिफारिशें मानी गई। सरकारिया आयोग ने टोटल 247 सिफारिशें करी थी। अभी तक इनकी मैक्सिमम सिफारिशें मानी जा चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश थी वो ये वाली थी, अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे 1990 में मान लिया गया। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है उनको भी देख लेंगे, किस नदी को लेकर किन किन राज्यों में विवाद है। इसके अलावा इसने और सिफारिश करी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो। पहले बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता था, तो कहा गया कि पहले पूरा प्रयास किया जाए कि वहां पर कोई सरकार बन जाए। जब कोई विकल्प ना हो, सारे विकल्पों को इस्तेमाल कर लिया हो, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चौथी इसने सिफारिश करी, संवर्ती सूची में कानून बनाने से पूर्व केंद्र को राज्यों की सलाह लेनी चाहिए। संवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर केंद्र संवर्ती सूची पर बना रहा है, एक बार राज्यों से भी पूछ ले, उनकी सलाह भी यहां पर ले ले। यह भी इसने कहा। पांचवी, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए, यह भी इसने कहा था।
और जहां तक संभव हो राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती राज्यों की सहमति से हो, लेकिन संकट के समय में इसकी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। यानी केंद्रीय बलों को नॉर्मल कंडीशन में आप राज्य की सहमति से ही अंदर भेजिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, आपातकाल लगा है, कोई संकट की घड़ी है, तो फिर राज्यों को पूछने की भी आवश्यकता नहीं, आप सीधा भेज सकते हो। यह सिफारिश करी थी इसने, इसको भी मान लिया गया। तो यह था आपका सरकार या आयोग और ये इसकी सिफारिशें। रिपोर्ट कब दी, कब बना, कौन सदस्य, कौन अध्यक्ष, कौन सिफारिशें, सबको हमने देखा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण आयोग, M.A. पुंची आयोग। मदन मोहन पुंची इसके अध्यक्ष थे। 2007 में यह बना था और इसीलिए इसे पुंची आयोग कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, पुंची आयोग किससे संबंधित था और कब बना? तो केंद्र राज्य संबंधों से, और 2007 में बना। इसने अपनी रिपोर्ट 2010 को दी। इसने क्या क्या सुझाव दिए देखिए। इसने कहा राज्यपाल उसी व्यक्ति को बनाया जाए जिसका दलों से कोई संबंध नहीं है, तो कोई किसी भी पार्टी से संबंधित ना हो, यह सिफारिश इसके द्वारा भी की गई। दूसरी, राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उनको सीमित किया जाए। संविधान में राज्यपाल को कई सारी ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने विवेक के आधार पर करता है। यानी इलेक्शन के बाद किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है, यह राज्यपाल पर डिपेंड करता है। हालांकि रूल यही है या माना यही जाता है कि सबसे बड़े दल को बुलाया जाता है, यह सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाता है, लेकिन वो राज्यपाल के विवेका अधीन है। बहुमत कौन कब साबित करेगा वो भी राज्यपाल पर डिपेंड करता है, किसे कितना समय देना है राज्यपाल पर डिपेंड करता है। तो इसने कहा राज्यपाल की इन शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए। राज्यपाल की निश्चित कार्यकाल की समिति ने संस्तुति की थी। यानी अभी तो हम कहते हैं, अभी उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल 5 साल के लिए ही होगा, सामान्य 5 साल के लिए होता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर। इसने कहा राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिफारिश थी। किसने करी है? पुंची आयोग ने करी है। ठीक है, तो ये हमने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर जो विभिन्न आयोग समितियां बनी हैं उनको देखा। अब बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। एक है अंतरराज्य परिषद और एक है अंतरराज्य जल विवाद के बारे में। ठीक है, दोनों से आपके क्वेश्चन आते हैं। अंतरराज्य परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत किया जाता है। इसे केंद्र राज्य और अंतरराज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए गठित किया गया था। किसे? अंतरराज्य परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई है। 263 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकते हैं यदि इसकी आवश्यकता उनको लगे। 1990 तक नहीं लगी, 1990 में उनको आवश्यकता लग गई। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में होना चाहिए और 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से यह अस्तित्व में आ गया। राष्ट्रपति का आदेश यानी अध्यादेश के माध्यम से। ठीक है, 1988 में सरकारी आयोग ने इसकी सिफारिश करी थी और 1990 में अस्तित्व में आया। सीधा क्वेश्चन, अंतरराज्य परिषद का गठन कब किया गया? आप कहेंगे 1990। किसकी सिफारिश पर किया गया? सरकारिया आयोग। किस आर्टिकल के तहत किया गया? 263। अब इसके संगठन के बारे में जान लेते हैं। अंतरराज्य परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जैसा मैंने कहा। क्वेश्चन आता है इसमें और कौन कौन होते हैं? सदस्यों में विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं और जिन राज्यों में विधानसभा नहीं है वहां के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जो वहां के प्रशासक हैं, उपराज्यपाल हैं, वो शामिल होंगे और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक है। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र की मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री शामिल होते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पेपर में आता है कि अंतरराज्य परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है? आप कहेंगे 6 मंत्रियों को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह आपकी अंतरराज्य परिषद। अब बात करते हैं अंतरराज्य नदी जल विवाद के बारे में। देखिए, अंतरराज्य नदी जल विवाद संविधान के अनुच्छेद 262 के 2 खंड है, एक 262 पहला और एक 262 का सेकंड पार्ट, जिनमें अंतरराज्य नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन आता है अंतरराज्य परिषद के बारे में किसमें बताया गया है? आप कहते हैं 263। क्वेश्चन आता है अंतरराज्य नदी जल प्राधिकरण के बारे में किसमें बताया गया है? वो है 262 में। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ये अंतरराज्य नदी जल प्राधिकरण से संबंधित है, ये अंतरराज्य परिषद से संबंधित है। ठीक है, 262 का जो पहला पार्ट है वो कहता है
कि संसद विधि के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित कर सकती है। यानी जो प्राधिकरण बनते हैं अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण, वो इसी के तहत बनते हैं 262(1). और सबसे इंपॉर्टेंट है 262 का सेकंड पार्ट। 262 का सेकंड पार्ट कहता है कि यदि संसद विधि में यह निर्देशित कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न पुनर्वलोकन कर पाएगा। यानी 262 का सेकंड पार्ट कहता है कि जब केंद्र कानून बनाए, संसद से कानून बनाए और उस कानून में यह बात लिख दे कि इस प्राधिकरण का, इस निकाय का जो भी ऑर्डर होगा, जो भी फैसला होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कोई न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। किसके तहत? 262 के सेकंड के तहत। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने देखे। 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। संसद द्वारा इस संबंध में 2 अधिनियम पारित किए गए हैं 1956 में। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और एक है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। ये क्वेश्चन आता है, नदी बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? दोनों 1956 में। दोनों के वर्ष आपने याद करने हैं। अब हम अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में यहां पर जानेंगे और अब तक कौन कौन से अधिकरण बने हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद में, उनको देखेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक किसी अंतर्राज्यीय नदी के जल से संबंधित विषयों पर सहमति नहीं बना पाते हैं राज्य, तो विवाद के समाधान के लिए अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वो अधिकरण का गठन करे। इस अधिनियम के तहत सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया था। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बना 56 में, संशोधन इसमें 2002 में किया गया। यह भी पूछा जाता है। अब तक केंद्र और राज्यों के बीच में या अलग अलग राज्यों के बीच में कौन कौन सी नदी को लेकर विवाद है, कौन कौन से अधिकरण बने हैं, वो पूछे जाते हैं। अब उनको देखते हैं। कृष्णा जल विवाद अधिकरण 1969 में बना। कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र कृष्णा जल विवाद में शामिल है। सीधा क्वेश्चन आएगा, कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? इन 3 राज्यों के बीच है। ठीक है। इसके बाद है गोदावरी जल विवाद अधिकरण 1969 में बना। यह कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच है। ठीक है। नर्मदा जल विवाद, यह 1969 में बना अधिकरण। नर्मदा जल विवाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच है। यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, किस नदी को लेकर कौन कौन राज्यों में विवाद है? अगला अधिकरण है रावी तथा ब्यास जल विवाद अधिकरण। यह आपके 1986 में बना और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य विवाद है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? सबसे इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद 1990 में बना यह अधिकरण और यह विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के बीच में स्थित है। बहुत बार आती है कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? इन 4 राज्य। द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण, ये किस वर्ष बना? 2004 में। किन किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र। ठीक है। जो ऊपर बना था कृष्णा जल विवाद अधिकरण 69 में, वो भी इन्हीं के बीच था। जो दूसरा वाला है ये 2004 में बना था। वंशधारा जल विवाद अधिकरण ये 2010 में बना, उड़ीसा और आंध्र के बीच। और लास्ट में मांडवी या महादाई जल विवाद अधिकरण 2010 में बना, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तो ये प्रमुख जल विवाद हैं अलग अलग राज्यों के बीच में। इनके अधिकरण कब बने, कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण कब बना, उन सबको हमने यहां पर देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखा, प्रशासनिक संबंधों को देखा, सामान्य काल में क्या क्या प्रशासनिक संबंध थे, कैसे कैसे अधिकार थे, और आपातकाल में क्या था उसको देखा। फिर हमने अंतर्राज्यीय परिषद को देखा, केंद्र और राज्यों को लेकर जो जो समितियां, आयोग बने हैं उनके बारे में हमने डिटेल में देखा। फिर हमने नदी विवाद को यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। संविधान के अगले वीडियो में हम केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवाद जो होते हैं, वित्तीय संबंध जो हैं, उनको देखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र लगाता है, राज्य वसूल करता है, कौन से ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र लगाता है और केंद्र और राज्यों में बांट देता है, इस तरीके से। तो पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।